पार्ट 1 में जो क्वेश्चंस भेजे गए थे उसी का सॉल्यूशन पार्ट 2 में आपको मिलता है, जैसे कि आप जानते हैं, है ना। तो मैं आज जो टॉपिक चालू करने वाला हूँ वो है पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्टली लेट आउट। पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्टली लेट आउट। थोड़ा सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा और थोड़ा लेट आउट होगा। कुछ समय हम रहेंगे या कुछ जगह पर हम रहेंगे, खुद अपने घर में रहेंगे परिवार में, और कुछ जगह हम भाड़े पर दे देंगे। तो उसमें तीन पॉइंट है हमारे बुक में दिया हुआ है या सिलेबस में दिया हुआ है। एरिया वाइज डिवीजन, टाइम वाइज डिवीजन और एरिया वाइज एज वेल एज टाइम वाइज। पहले मैं आपको एरिया वाइज का क्वेश्चन नंबर 25 समझा रहा हूँ। गॉट इट। पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ एरिया वाइज होता क्या है। एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में होता है कि मान लो एक बड़ा सा घर है आपका, वो घर का 50% एरिया, 50% में बीच में एकदम इक्वली उसको डिवाइड किया गया। एक 50% जो हिस्सा है उसमें आप रहने लगे अपने परिवार वालों के साथ, उसको इंग्लिश में सेल्फ ऑक्यूपाइड बोला। और रिमेनिंग 50% हिस्सा आपने भाड़े पर दे दिया, किसी को भाड़े पर दे दिया, उससे भाड़ा उठा रहे। तो 50% जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड का रूल फॉलो होगा, और रिमेनिंग 50% जो आपने भाड़े पर दिया लेट आउट है, उसका लेट आउट का रूल यूज होगा। अभी क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, सबसे पर्सनल क्वेश्चन मेरा कि भैया अब क्वेश्चन में क्या म्युनिसिपैलिटी वैल्यू एक साथ दिया रहेगा कि अलग अलग दिया रहेगा? तो पूरे घर का म्युनिसिपैलिटी वैल्यू एक साथ दिया रहेगा। मान लीजिए म्युनिसिपैलिटी वैल्यू 1 लाख रुपये दिया है, तो उसको आपको 2 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा, जितना 50% है ना। फिर रेट भी एक साथ पूरे घर का दिया रहेगा, आधा आधा। यानी जब भी एरिया वाइज डिवाइड होगा तो जो जो वैल्यूज हो गए, जिस एरिया में, जितना एरिया में आप सेल्फ ऑक्यूपाइड है वो एरिया का हिस्सा आपको निकालना पड़ेगा, और जो एरिया आपने भाड़े पे दिया उस एरिया का निकालना पड़ेगा। इट मीन्स आपको रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। म्युनिसिपैलिटी वैल्यू, फेयर रेट और स्टैंडर्ड रेट। म्युनिसिपैलिटी वैल्यू, फेयर रेट और स्टैंडर्ड रेट, ये तीन ऐसा चीज है जिसको आपको रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। किस रेशियो में? रेशियो ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन एंड रेशियो ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट पोर्शन। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट जितना जितना हिस्सा में है उस हिस्से का रेशियो बना के उस रेशियो में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पूरा घर 50-50 है तो 50-50 काटेंगे तो 1:1 की रेशियो में डिवाइड होगा। अगर पूरा घर में 60% और 40% का है तो 60% 40% का रेशियो बनाएंगे 3:2 और उसके रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? ये अपने माथा में बैठा है। श्योर? अभी मैं 25 नंबर सर्च कर रहा हूँ, उससे हमको पूरा क्लियर हो जाए। 25 नंबर सर्च। 25 नंबर सर्च में लिखा है मिस मोहिनी हैज़ अ हाउस having 2 separate residential units. Unit 1, unit A covering 40% of total area, unit B covering 60% of total area. Unit A self occupied and unit B is let out. Unit A खुद के लिए रखा है और unit B देवदास बोल के एक आदमी है, उसको भाड़े पर दे दिया 3000 रुपये भाड़े पर। तो यूनिट बी का भाड़ा मिलेगा, यूनिट ए का भाड़ा नहीं मिलेगा। यूनिट ए वो खुद रहती है, तो खुद रहती है तो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलते हैं, नो इनकम। और जिसको यूनिट बी जो भाड़े पर दी है वो मंथली रेंट है 3000 रुपये, महीना का 3000 रुपये। अब म्यूनसिपैलिटी वैल्यू 1 लाख दिया है पूरे हाउस का, फेयर रेट पूरे हाउस का, स्टैंडर्ड रेट पूरे हाउस का, म्यूनसिपल टैक्स पूरे हाउस का, इंटरेस्ट लोन पूरे हाउस का, एनुअल चार्ज पूरे हाउस का। तो आपको क्या क्या लगेगा वो आप देख लीजिए। आपको लगेगा क्वेश्चन में लगेगा म्यूनसिपैलिटी वैल्यू, फेयर रेट, स्टैंडर्ड रेट, म्यूनसिपल टैक्स एंड इंटरेस्ट लोन। ये 5 चीज़ आपका लगने वाला है। तो ये 5 चीज़ को पहले रफ में डिवाइड कर लीजिए 40:60 के रेशियो में, 40% 60%। यानी म्यूनसिपैलिटी वैल्यू का, फेयर रेट का, स्टैंडर्ड रेट का, म्यूनसिपल टैक्स का, इंटरेस्ट लोन का 40% अलग लिख लीजिए, 60% अलग लिख लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो 40% हिस्सा है उसका कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, और जो 60% हिस्सा है जो आपने भाड़े पर दिया उसी का कैलकुलेशन करना है। बोर्ड पे देखिए मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये रहा मार्कर, ये रहा हमारा बोर्ड, ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। अब मिस मोहिनी जी का क्वेश्चन, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेट, स्टैंडर्ड रेट, म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, पर्टिकुलर टोटल 1 लाख, 1,20,000, 2 लाख, 10% निकालो
नेट म्युनिसिपल वैल्यू 1,00,000, दैट इज 10,000, इंटरेस्ट लोन 30,000। एनुअल चार्जेस क्वेश्चन में लिखे नहीं, हम लोग के फॉर्मेट में है नहीं, यानी कंफ्यूज करने के लिए एनुअल चार्जेस को इग्नोर मार दीजिएगा। यूनिट ए 40%, यूनिट बी लेट आउट, डिवाइड कर दो। 1,00,000 का 40%, 40,000, 60,000। 1,00,000 को डिवाइड करो 40 और 60 के रेशियो बना हो तो 2:3 आएगा, 2:3 में बांट दो, या 1,00,000 का 40% निकालो, फिर 1,00,000 का 60% निकालो, फिर 1,20,000 का 40% निकालो, 1,20,000 का 40% निकालिए, जल्दी निकालिए। 48,000, 40% और 72,000। स्टैंडर्ड रेट 80,000, 1,20,000। म्युनिसिपल टैक्स 4,000 एंड 6,000। उसके बाद इंटरेस्ट लोन को बांटिए, इसका 40% निकालो, इंटरेस्ट लोन का जल्दी निकालो, शायद 12,000, 12 दिए पर ये 18,000। वेल 12 और 18 देख लीजिए, मैंने सही डिवाइड किया कि नहीं 40-60। ये पहला वर्किंग नोट यही बनेगी, पहला वर्किंग नोट यही बनेगी। वर्किंग नोट पर पहले डिवाइड कर लिए, डिवाइड करके फिर देखिए प्रॉपर यूज्ड, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड यूज हो रहा है और ये आड़े पर दिया गया है लेट आउट। इससे ये फायदा हो गया, आपको ये पता चल जाएगा यूनिट वे का जो आपने डिवाइड किया है उसमें खाली इंटरेस्ट और लोन काम आएगा और कोई अमाउंट काम नहीं आएगा, क्योंकि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हिस्सा होता है उसमें सारी इंटरेस्ट और लोन माइनस किया जाता है और कुछ माइनस, यानी क्या देखा जाए ना कि एरिया वाइज बहुत ईजी है, एरिया वाइज बहुत ईजी है। अगर आप दो बंटवारा कर दिए, अब आप इसको एज्यूम कर लीजिए दो हाउस है, हाउस ए हाउस बी, हाउस यूनिट ए हाउस यूनिट बी। तो एक हाउस था, उसको दो भाग में डिवाइड किया, दो भाग में डिवाइड करने के बाद आप मन में एज्यूम कर लीजिए आपका दो हाउस है, हाउस यूनिट ए हाउस यूनिट बी। अब हाउस यूनिट ए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हाउस यूनिट बी लेट आउट है। अब आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। ये रहा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट। आप लिखेंगे computation of income from house property for assessment year 2021. Please say this. Particulars. Amount is house what? Sorry, house unit A, self occupied, net annual value nil less deduction under section 24B interest on loan। हमारे सब इंटरेस्ट लोन 12,000।
आंसर -12,000। 12,000 माइनस हाउस यूनिट बी लेट आउट। लेट आउट मतलब भाड़ा लेट आउट क्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड net annual value less deduction under section 24A 24B 30% of NAV interest on loan। come from हाउस प्रॉपर्टी एचपी लिखते हैं, इनकम फ्रॉम एचपी, शॉर्टकट में एचपी बने हाउस प्रॉपर्टी। इसमें म्यूनसिपल टैक्स पेड तो मेरे पास है 6,000। चलिए इंटरेस्ट लोन 18,000। बस आपको जीएबी निकालना है लेट आउट का। जीएबी कैसे निकलता मालूम है रूल आपको? इन दोनों में हायर, इन दोनों में लोअर, फिर आरईआर आएगा, आरईआर से फिर एआरआर आएगा, एआरआर का ऊपर करेंगे, जो हायर होगा उस पर जीएबी निकालेंगे, जीएबी निकाल के यहाँ लिखेंगे, जीएबी से माइनस करेंगे, एनएबी आएगा, एनएबी का 30% लगेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, इनकम फ्रॉम यूनिट बी आ जाएगा। यूनिट बी का भी इनकम आ गया, यूनिट ए माइनस में यूनिट बी प्लस में जोड़कर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फाइन। कॉपी करिए। अब तो वर्किंग नोट पर बिठाएंगे, ये मेन फॉर्मेट है। वर्किंग नोट को क्या बनाना पड़ेगा ना मेरे को, तो वर्किंग नोट को बनाएंगे, छाप लीजिए, कॉपी इट, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। चलो आशा करते हैं कॉपी कर लिए होंगे। मिटाते हैं वर्किंग नोट 1। Municipal fair and whichever is higher, higher or standard and whichever is lower, that is RER, ARR, actual rent received, यूनिट बी का जो लेट आउट पोर्शन है। लेट आउट का म्युनिसिपल वैल्यू कितना निकला था, याद होगा अमाउंट आपको? अभी 2000 पहले यही लिखा हुआ था 60,000, म्युनिसिपल वैल्यू 60,000। फेयर रेंट कितना था बताइए? कॉपी में देख के होते आप तो कॉपी किए होंगे ना, 72,000 होना चाहिए। फेयर रेंट 72,000, स्टैंडर्ड रेट उसके हिस्से का था 1,20,000 और बस ये था। तो और एक्चुअल रेट रिसीव ये निकाल रहा हूँ मैं, एक्चुअल रेट रिसीव, एक्चुअल रेट रिसीव, एक्चुअल रेट रिसीव। क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि यूनिट 20 देवदास को भाड़ा दिया है 3,000 रुपया पर मंथ, 3,000 करके 12 महीने का होता है 36,000 रुपये, 36,000 होगा। चलिए कंपेयर करते हैं। इन दोनों में हायर 72,000, इन दोनों में लोअर 72,000, फिर इन दोनों में हायर, इन दोनों में हायर 72,000। RER इज हायर, if RER is higher
हायर एंड वैकेंसी पीरियड नील, मतलब वैकेंसी पीरियड नहीं, वैकेंसी पीरियड, वैकेंसी पीरियड नील। क्या वैकेंसी पीरियड नहीं हो, क्योंकि 12 महीना का भाड़ा मिला, 1 महीना भी वैकेंट नहीं था। देन आरईआर इज जीएबी, यही होता जीएबी आरईआर ही हो जाएगा 72,000 में से 6,000 माइनस होगा कितना आएगा 66,000, 66 का 30%, 66,000 का 30% डिडक्शन मिलेगा, निकालिए 66 का 30%, कैलकुलेटर उठाइए, देखिए 66,000 का 66,000 30%, 19,800, 19,800 और ये 18 दोनों माइनस होगा, 19,800 और 18,000 दोनों माइनस होगा, प्लस 18,000 कितना होता है भाई, 19,800 प्लस 18,000, 19,800 प्लस 18,000 37,800 श्योर, ये 37,800 माइनस हो जाएगा 66 माइनस 37,800 28,200 200, 28,200 और ये 12,000 माइनस करो, माइनस 12,000 ऊपर माइनस में आंसर है ना 16,200 श्योर। बुक वाले ने भी फॉर्मेट बनाया, बुक वाले ने क्या टॉपिक चेंज होते ही फॉर्मेट थोड़ा सा 19 कर दिया, थोड़ा अलग फॉर्मेट कर दिया बच्चों को समझाने के लिए, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, मेरा फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा वही पुराना फॉर्मेट है, मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आधा आधा हो जाएगा, जो पोर्शन आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा उस पोर्शन को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड बना के बनाएंगे, और जो पोर्शन आपका लेट आउट होगा उसमें मैं लेट आउट का रूल फॉलो करूँगा। गॉट इट। शुरू में बस एक वर्किंग नोट एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है बंटवारा, वो बंटवारा आपको करना पड़ेगा एरिया वाइज। कॉपी कर लीजिए, फिर हम आपको टाइम वाइज का क्वेश्चन नंबर 26 बताएंगे। टाइम वाइज में समय के हिसाब से अगर डिवाइड होगा तो क्या होगा, ये तो एरिया के हिसाब से डिवाइड होगा कि पूरा एरिया का 40% हम सेल्फ ऑक्यूपाइड थे, 60% हम लेट आउट थे, तो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब आपको टाइम वाइज बताएंगे, जल्दी बोर्ड कॉपी करिए, फिर आपको टाइम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं। पॉज करके कॉपी कर लीजिए। चलिए हो गया होगा आप लोगों का 26 नंबर। नंबर क्वेश्चन रीड करिए, जब तक मैं बोर्ड पढ़ रहा हूँ, जब तक बोर्ड पहुंच रहा हूँ तब तक आप 26 का क्वेश्चन पढ़िए। 26 के क्वेश्चन में क्या बोला है, 26 के क्वेश्चन में बोला है मिस्टर राणा यूज्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड टिल 1/8 तक अपने प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड यूज किया, एंड लेट आउट द रिमेनिंग पीरियड, लेट आउट द सेम फॉर रिमेनिंग पीरियड के लिए लेट आउट कर दिया फॉर रेंट ₹6,000 पर मंथ। कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको कैलकुलेट करना है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, और म्युनिसिपल वैल्यू दे दिया, फेयर रेंट दे दिया। ठीक है, एरिया वाइज डिवीजन है बेटा, ये टाइम वाइज डिवीजन है। एरिया वाइज आप पढ़ चुके हैं, एरिया वाइज बहुत ईजी था, समझ में भी आ गया होगा। टाइम वाइज बने पूरे साल में कुछ महीने वो खुद रहता है और कुछ महीने वो भाड़े पर लगाता है। तो यहाँ क्लियर कर दिया है कि 1/8 तक वो रह रहा था, 8वें महीने तक रह रहा था, माने 1 अप्रैल से लेकर, साल अप्रैल में चालू होता है, मालूम ही आपको कि हमारे टैक्स में अप्रैल में साल चालू होता है और मार्च तक चलता है। तो 1 अप्रैल से लेकर 1/8 तक सेल्फ ऑक्यूपाइड था, 1 अप्रैल से लेकर 1/8 तक सेल्फ ऑक्यूपाइड था, यानी 1 अप्रैल मैंने 1/4 ना,
4 5 6 7, 4 5 6 7 18 तक, मतलब 8वां चालू नहीं हुआ था, 7वें खत्म तक, 4 महीने तक सेल्फ ऑक्यूपाइड और 8वें महीने से लेट आउट, 8 9 10 11 12 1 2 3 लास्ट तक लेट आउट। गॉट इट। तो कुछ महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड, कुछ महीने लेट आउट, है ना। देखिए मैं क्या करूँगा उसमें, है ना, देखिए बोर्ड पे भी। तो इस सम्स को करते समय मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जब आप क्वेश्चन कॉपी किए होंगे तब टाइम वाइज डिवीजन ऊपर में आपको दिखा होगा, क्वेश्चन के ऊपर में, क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ था, और ट्रीटमेंट दिया होगा, ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट जो लिखा हुआ है ना, ये मैं पढ़ दे रहा हूँ। हाँ, आप एक काम करिएगा, फिर से पार्ट 1 में जाइएगा और ट्रीटमेंट को कॉपी कर लीजिएगा, है ना। ये ट्रीटमेंट आपको पार्ट 1 के वीडियो में मिलेगा, क्वेश्चन 26 के ऊपर। जस्ट 26 के ठीक ऊपर में जस्ट पहले उसमें इंग्लिश में लिखा है, इन सच केस एसएससी विल नॉट गेट डिडक्शन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड। अगर कुछ समय के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है, जैसे कि 4 महीना 5 महीना 2 महीना 3 महीना, पूरे साल में कुछ महीने के लिए, तो उस महीने को हमारी गवर्नमेंट को छूट नहीं देगी, एज्यूम कर लेगी कि आप रहे नहीं रहे हमको कोई मतलब नहीं है। यानी अगर आप कुछ महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड होते हैं, उस कुछ महीने के लिए गवर्नमेंट आपको कोई डिडक्शन नहीं देगा। इनकम विच कंप्यूटेड फॉर द प्रॉपर्टी थ्रू आउट द ईयर, हम पूरा इस साल का ही कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल आरईआर जब कैलकुलेट होगा, मतलब मैं अभी 26 नंबर सब में म्युनिसिपल वैल्यू लिखूंगा, म्युनिसिपल वैल्यू लिखूंगा, प्रॉपर्टी कहाँ का है कुछ भूला नहीं है, तो एज्यूम कर लूंगा यही म्युनिसिपैलिटी वैल्यू ही ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है, क्योंकि नॉन मेट्रो सिटी। फेयर रेंट लिखूंगा, फेयर रेंट लिखूंगा, स्टैंडर्ड रेंट लिखूंगा, तो इन दोनों में हायर और इन दोनों में लोअर, RER रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकलेगा। श्योर। तो कॉमन सेंस है कि म्युनिसिपैलिटी वैल्यू जो दिया हुआ है 1 लाख रुपया, ये पूरे साल का दिया है। फेयर रेंट जो क्वेश्चन में दिया है ये भी पूरे साल का दिया है। दोनों में जो हायर निकाले आप वो भी पूरे साल का ही निकला होगा। स्टैंडर्ड रेंट जो क्वेश्चन में लिखा है 96,000, ये भी पूरे साल का दिया है। इन दोनों में लोअर 96, यानी मेरा आरईआर एनुअल निकला। आरईआर क्या निकला? एनुअल निकला। लेकिन हम एक्चुअल रेंट रिसीव्ड सिर्फ लेट आउट पीरियड का लिखेंगे, क्योंकि कुछ महीने तो आपको भाड़ा नहीं मिला है ना। तो कितने महीने का भाड़ा मिला है भैया, हम बताते हैं। अप टू 18 तक भाड़ा नहीं मिला, 18 तक सेल्फ ऑक्यूपाइड था। 8वें महीने के बाद भाड़ा मिला, तो 8 9 10 11 12 1 2 3 कितना हो गया? 5 3 8 महीना। 8वें महीने से गिनिए, 8 9 10 11 12 1 2 3 कितना हुआ? 3, ये 3 और ये 5, 5 3 8 महीने का भाड़ा मिला है, 8 मंथ्स, है ना। तो भैया 6,000 रुपये करके 8 महीने का होता है, 8 छक्के 48,000। ठीक है, मैं कंपेयर करूंगा, अभी हायर भी लिखूंगा और फिर जीएवी भी लिखूंगा, हायर वैल्यू भी लिखूंगा और यहाँ पे जीएवी भी लिखूंगा। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताना बहुत जरूरी है, बाद में मन में कंफ्यूजन रहता है कि हमारे टाइम वाइज डिवीजन में म्युनिसिपैलिटी वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और आरईआर एनुअली होता है, पर एनम पूरे साल का। ये पूरे साल का, ये पूरे साल का, ये आंसर भी पूरे साल का, इससे जो आंसर है आरईआर भी पूरे साल का, पर एनम ये पूरे साल का है। लेकिन उसको कंपेयर करते हैं जितना महीना भाड़ा मिला उसी से, यानी आरईआर एनुअली कैलकुलेट होगा, लेकिन एक्चुअल रेंट रिसीव सिर्फ लेट आउट पीरियड का कैलकुलेट होगा। गॉट इट? तो ये बड़ा कंफ्यूजन बात है, मन में होता है कि ये 12 महीने का, ये 8 महीने का कैसे कैलकुलेट होगा। भाई रूल है, गवर्नमेंट का तो रूल मानना पड़ेगा। मैं रूल पढ़ दे रहा हूँ, 8 मिनट पढ़ लीजिएगा। मैं रूल पढ़ता हूँ, रूल में क्या लिखा है ध्यान से सुनिएगा, मैं बोलता हूँ। इन दिस रिगार्ड ट्रीटमेंट में लिखा हुआ है, सेकंड पैरा में लास्ट में,
in this regard is to be noted that reasonable expected rent RER shall be taken for full year. RER shall be taken for full year, but the actual rent receivable or received receivable लिखा हुआ है पर receivable shall be taken for let out period. तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल आप कितने का लेंगे, कब का लेंगे बेटा, लेट आउट पीरियड का, सिर्फ भाड़ा पे जितना महीना दिया उसी महीने का लेंगे। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना महीना आप सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसके लिए अलग से कोई छूट या अलग से कोई डिसीजन नहीं है, नॉर्मल है। आपको नॉर्मल जीएमवी फेयर रेट विच इज हायर स्टैंडर्ड विच इज लोअर, और ये सारा एनुअल इन्फॉर्मेशन है। तो आरईआर फुल ईयर का है, लेकिन एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आप उसी महीने का लेंगे जिस महीने के लिए आपने लेट आउट किया है, जितने महीने के लिए, और फिर उन दोनों में हायर जो होगा वो हायर होगा। आरईआर आ रहा है इसमें हायर, तो आरईआर है तो लिखेंगे आरईआर इज हायर एंड वैकेंसी पीरियड नहीं है, खाली तो था नहीं घर, वैकेंसी मतलब था खाली, खाली तो घर था नहीं, घर खाली नहीं था। सो आरईआर इज जीएवी, 96,000 ही जीएवी हो जाएगा, 96,000। ये दिमाग में रखना पड़ेगा, ये कंफ्यूजिंग पार्ट है। लोग सोचता है कि 12 महीना को 8 महीना से कैसे कंपेयर किया गया, लेकिन ये रूल है, रूल बोला है कि जब भी टाइम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टाइम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में आरईआर पूरे 12 महीने का लिखेंगे, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आरईआर पूरे 12 महीने का लिखेंगे, लेकिन एक्चुअल रेंट रिसीवेबल या रिसीव्ड जो भी है वो सिर्फ लेट आउट पीरियड का लिखेंगे, जितना महीना आपने भाड़े पर दिया है उतने महीने का ही लिखेंगे। गॉट इट, श्योर। और उसके बाद कंपेयर करने के बाद वही वाला पूरा रूल, अगर एआरआर हायर है तो एआरआर जीएवी, आरईआर हायर है तो वैकेंसी है कि वैकेंसी नहीं है, वही वाला, यानी हायर निकालने के बाद वही रूल फॉलो होगा जो रूल फॉलो हो रहा था। गॉट द पॉइंट। तो ये रूल आप ट्रीटमेंट जरूर लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी है ना। ये 26 क्वेश्चन के ठीक ऊपर में ही ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, तो ट्रीटमेंट लिख लीजिए, बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट याद रखना पड़ेगा कि जब भी टाइम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जितने समय के लिए आप सेल्फ ऑक्यूपाइड है वो समय को इग्नोर मार दिया जाता है, और आरईआर पूरे 12 महीने का निकालते हैं, और एक्चुअल रेंट रिसीव लेट आउट पीरियड का निकालते हैं, जितना महीना आपने भाड़े पर दिया है। गॉट द पॉइंट। चलिए आगे, अब आपका जीएवी आ गया, जीएवी आ गया तो आपको मालूम ही है सब कैसे बनेगा, 2 कॉलम से काम हो जाएगा। इनकम हेडिंग दे दीजिएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर्टिकुलर अमाउंट आप हाउस, एक ही हाउस है या तो इसमें जीएवी निकला है 96,000 लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड। सब में म्युनिसिपल टैक्स कितना दिया भाई, म्युनिसिपल टैक्स 60% निकालना पड़ेगा। म्युनिसिपल टैक्स 16% ऑफ 16,000, 1 लाख का 16,000 का म्युनिसिपल टैक्स, राइट है। और एज्यूम करके पेड हो गया 16,000 पेड, 80,000 रुपया एनएवी नेट एनुअल वैल्यू लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ एनएवी 24,000 रुपया, और अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन इफ एनी। क्वेश्चन में है इंटरेस्ट लोन 10,000 रुपये, 10,000 इंटरेस्ट लोन 10,000 रुपया, 24 और 10 34,000 रुपया, 24 10 34,000 रुपया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 80 में से 34 गया 46,000। आशा करते हैं समझ में आया होगा, बट ये टाइम वाइज में रूल याद रखना पड़ेगा। टाइम वाइज का, टाइम वाइज में यही रूल है कि आरईआर 12 महीने का निकलता है और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड सिर्फ लेट आउट पीरियड का निकलता है।
और इन दोनों में जो हायर होता है, अगर हायर ARR है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है, तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड GAV, और अगर RER हायर है तो IR में वैकेंसी का जो रूल था पुराना वाला वही वाला, वैकेंसी के लिए वैकेंसी रूल, नो वैकेंसी के लिए नो वैकेंसी रूल, जो पहले रूल पढ़े वही बना। लेकिन अगर वैकेंट हुआ तो, जैसे इसमें वैकेंट तो था नहीं, गॉट इट। चलिए जल्दी कॉपी करिए, 29 नंबर सम्स कराएंगे और 29 के बाद अनरियलाइज रेंट का रिकवरी तो मैंने पार्ट 1 में ही बता दिया पूरा। তাড়াতাড়ি করুন, তাড়াতাড়ি। चलिए बोर्ड मिटा रहा हूँ। अब एरिया वाइज एज वेल एज टाइम वाइज कर रहा हूँ। Area wise as well as time. इसमें दोनों का रूल फॉलो किया जाएगा। 29 में पढ़ देते हैं। मिस्टर अजनबी और हैज़ अ हाउस प्रॉपर्टी इन कोचीन। कोचीन में उसका हाउस प्रॉपर्टी है और द हाउस प्रॉपर्टी हैज़ 2 इक्वल डायमेंशन, यूनिट 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड, यूनिट 2 लेट आउट। यूनिट 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड, यूनिट 2 लेट आउट, अच्छा बात है। और यूनिट 2 का मंथली भाड़ा लेट आउट फॉर 9 मंथ, सिर्फ 9 महीने के लिए भाड़ा पे लगा था। 9 महीने के लिए भाड़ा पे लगा था 10,000 रुपये पर मंथ। फॉर रिमेनिंग 3 मंथ्स सेल्फ ऑक्यूपाइड, 3 महीना सेल्फ ऑक्यूपाइड था। तो ये हो गया ना, पहले 2 भाग में डिवाइड हुआ, घर को 2 भाग में डिवाइड किया, यूनिट 1 यूनिट 2। यूनिट 1 पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यूनिट 1 का कैलकुलेशन ही नहीं होगा, खाली इंटरेस्ट ऑन माइनस होगा। और यूनिट 2 में 9 महीना भाड़े पर था, 3 महीना सेल्फ ऑक्यूपाइड था। यूनिट 2 सेकंड वाला हिस्सा भी 9 महीना भाड़े पर था, 3 महीना। तो ये हो गया ना एरिया वाइज एज वेल एज टाइम वाइज, ठीक है। अब compute his taxable income from following data: municipal tax, fair rent, standard rent, municipal tax 10, municipal value, fair rent, standard rent, municipal tax 10%, 60% paid by SSC, interest on loan 40,000, expenses for repairs, कोई काम का लिए repairs का expense। चलिए तो भैया हाउस प्रॉपर्टी इक्वल डायमेंशन में डिवाइड किया। ऊपर मेरे फर्स्ट लाइन में पढ़िए, हाउस हैज 2 इक्वल डायमेंशन रेसिडेंशियल यूनिट्स। इक्वल डायमेंशन मैंने 1:1, तो पहले 1:1 का रेशियो में डिवाइड करो। इसको डिवाइड करो, वही बताया हर पढ़े। म्युनिसिपल वैल्यू पहले एरिया में डिवाइड करिए। एरिया वाइज एज वेल एज टाइम वाइज में पहले एरिया वाइज का रूल फॉलो कर लीजिए, फिर जो भाड़े पर है उसको टाइम वाइज का रूल में जाइएगा। तो भैया म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्स, फिर म्युनिसिपल टैक्स पेड, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन। ये पार्ट है जिसको आपको 2 एरिया में डिवाइड करना है। डिवाइड किया जाएगा तो खुशी जाएगा, आपको जल्दी बन जाएगा सम्स। यूनिट टोटल यूनिट 1 50% इक्वल डायमेंशन, यूनिट 2
50% इक्वल डाइल्यूशन। 1:1 बोली या 50-50 बोली, बात देखिए। पहले बंटवारा करिए, पार्टिकुलर्स डिवाइड करो भाई, बंटवारा करो। बंटवारा कैसे होगा? म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख यूनिट 1, 1 लाख यूनिट 2। रेंट कितना दिया गया? 1,60,000, 80,000, 80,000, फिर 3 लाख, 3 लाख में 1.5 लाख, 1.5 लाख, फिर म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स कितना दिया? म्युनिसिपल टैक्स कितना परसेंट? 10% ऑफ 2 लाख, 2 लाख का 10% 20,000, 10,000, 10,000। इसमें से पेड हो रहा है सिर्फ 60%, ऐसे से खुद पेड कर रहा है 60%, 60% ऑफ 20,000, इस 20,000 का 60% पेड हो रहा है। तो पहले म्युनिसिपल वैल्यू का 10% म्युनिसिपल टैक्स निकाल लिए, है ना? फिर उस म्युनिसिपल टैक्स का 60% पेड हुआ। कितना है 60% भाई? निकालिए 60%। शायद 12,000 होगा, 12,000, 6,000, 6,000। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका 60% निकाल के आधा आधा डिवाइड कर दीजिए, या इसका 60%, इसका 60%। बात देखिए, म्युनिसिपल टैक्स का 60% पेड हुआ है, जो भी है, तो आप म्युनिसिपल टैक्स का टोटल का निकाल के फिर इक्वल डिवाइड कर दीजिए, या अलग अलग 60% निकालिए। सेम थिंग। इंटरेस्ट ऑन लोन 40,000, 20,000 इनके हिस्से आया भैया, अब 20,000 इनके हिस्से, दोनों के 20 हिस्से में आ गए। चलिए, तो हो गया मेरा डिवीजन खत्म। डिवीजन खत्म होने के बाद यूनिट 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, और यूनिट 2 लेट आउट है, ये तो चलिए वो तो सीखा ये रहा। यही वर्किंग नोट 2 भी हम बना सकते हैं चाहे तो। ये आईडी दे दीजिएगा। ये मेन फॉर्मेट है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस असेसमेंट ईयर 2021, इनकम फ्रॉम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर, जो भी है मिस्टर क्या है, मिस्टर अजनबी, फॉर असेसमेंट ईयर 2021। क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर अजनबी फॉर असेसमेंट ईयर 2021, पर्टिकुलर अमाउंट। अब यहाँ लिखेंगे हम हाउस यूनिट 1। अभी हम एरिया वाइज का रूल कर रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड एवी नील लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 माइनस में 20,000। हाउस यूनिट 2 लेट आउट GAV म्युनिसिपल टैक्स पेड NAV लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ NAV, जो भी NAV आएगा, अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, शॉर्टकट में लिख दिए IFHP, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। I माने इनकम, F माने फ्रॉम, H माने हाउस, P माने प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलिए
अभी हमको चाहिए जीएबी, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड था, तो ये जीएबी निकालते टाइम पता चलेगा कि ये टाइम वाइज भी है। कैसे पता चलेगा? यूनिट 1 तो पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड था, तो उसको पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड कर दिया। अब यूनिट 2 मैं ऐसे क्यों पढ़ाता हूं मालूम है कि मान लीजिए आपका यूनिट 2 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, स्टूडेंट है आप, तो हमसे यूनिट 1 में तो मार्क्स मिलेगा, वर्किंग नोट में तो मार्क्स मिलेगा। मान लीजिए 10 मार्क्स का सम्स है, तो आपको 4-5 तो पक्का मिला, इसका 2 मार्क्स, सेल्फ ऑक्यूपाइड का 2 मार्क्स, तो 4 नंबर मिल गया ना फ्री में। यूनिट 2 में रॉन्ग हुआ तो रॉन्ग में 2 मार्क्स मिल गया, तो 6 नंबर मिल गया। 19-20 कुछ रॉन्ग हुआ, कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया, यूनिट 2 का रूल भूल गए। गॉट इट? तो कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए, जो पक्का श्योरिटी वाला पार्ट है उसको पहले बनाइए। बंटवारा होगा ही एरिया वाइज में, उसमें जो एक एरिया पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसको पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड बना के पूरा कर दीजिए। फिर जो लेट आउट है उसमें लेट आउट में बोला है भाई म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, हायर, स्टैंडर्ड रेंट, आरईआर मतलब लोअर, फिर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, ये दोनों में हायर, तब जीएबी। ये लिखते टाइम आपको ये याद रखना है म्युनिसिपल वैल्यू पूरे साल का लेना है, यूनिट 2 का पूरे साल का, फेयर रेंट पूरे साल का, स्टैंडर्ड रेंट पूरे साल का। श्योर? तो अरे एरिया वाइज डिवाइड हुआ है, अमाउंट तो पूरे साल के, 2 लाख तो पूरे साल का है ना, लेकिन 2 भाग है, यूनिट 1 के पूरे साल का, यूनिट 2 के पूरे साल का, तो सब पूरे साल का इंफॉर्मेशन है। तो पूरे साल में हायर आएगा 1 लाख, इन दोनों में लोअर आएगा 1 लाख। आरईआर निकालना है 1 साल पूरा, लेकिन एक्चुअल रेंट रिसीव निकालना है उतने ही महीने का जितना महीना लेट आउट हुआ था। तो लेट आउट हुआ था 9 महीना, क्योंकि यूनिट 2 जो है कुछ समय के लिए लेट आउट है, कुछ समय के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, टाइम वाइज हो गया। तो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, खत्म हो गया। अब जो हिस्सा लेट आउट हुआ है उसमें टाइम वाइज किया हुआ है, इसीलिए इसका नाम एरिया वाइज एज वेल एज टाइम वाइज रखा गया। ठीक है बेटा? तो एरिया वाइज तो समझ में आ गया आपको। एरिया वाइज में जो एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड था उसको पहले सॉल्व कर दिए, और जो एरिया लेट आउट था उस लेट आउट वाले एरिया में टाइम वाइज है। 9 महीना भाड़े पे दिया, 3 महीना खुद रहा है। तो भैया रूल है, टाइम वाइज का रूल था कि आरईआर पूरे 12 महीने का निकालेंगे और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 9 महीने का निकालेंगे। 9 महीने मतलब कितना रुपये करके भाड़ा? भाई भाड़ा देखो 10,000 रुपये पर मंथ, 9 महीने का 10,000 90,000। श्योर? दोनों में हायर 1 लाख, मतलब आरईआर हायर है, आरईआर हायर है और वैकेंसी पीरियड है नहीं, खाली नहीं था भाई। 9 महीने भाड़े पर था, 3 महीने खुद रहता था, यानी वैकेंट नहीं था, वैकेंसी नहीं है, तो आरईआर ही जीएबी हो जाएगा। बहुत सारा समझ किए हैं। 1 लाख रुपया जीएबी, म्युनिसिपल टैक्स पेड 6,000, म्युनिसिपल टैक्स पेड 6,000, 94,000 एनएम, 94,000 का जीएबी 1 लाख, 1 लाख में 6,000 म्युनिसिपल टैक्स पेड, 94 का 30%, 30% निकालो, कितना आएगा 94 का 30%? 28,200 आना चाहिए। 94,000 का 30% 28,200, और इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000, तो 20,000 और 28,200 48,200। 94 से माइनस कर दो, 94,000 से माइनस 48,200, 45,800, 45,800 आएगा। 45,800 प्लस और ये माइनस करके आएगा 25,800 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कॉपी कर लीजिए आप, जल्दी कॉपी करिए। 45,800 और 20,000 माइनस में। तो अब देखिए किस प्रकार मैंने पहले एरिया वाइज डिवाइड किया, फिर टाइम वाइज डिवाइड किया, है ना? पहले एरिया वाइज डिवाइड किया, फिर टाइम वाइज डिवाइड किया। तो एरिया वाइज डिवाइड करके जो एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड है पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह ट्रीट किया, और जो एरिया आपका लेट आउट है उस एरिया के अंदर हो सकता है टाइम वाइज, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, टाइम वाइज है तो है, हम तो आरईआर पूरे 12 महीने का निकालेंगे और एक्चुअल रेट रिजिस्ट्रेटिव जितना महीना भाड़ा पे दिया हो उतना महीने का निकालेंगे। दोनों में जो हायर होगा, आरईआर हायर था, इस सब में आरईआर हायर था, देख लीजिए 1 लाख और 90,000 में आरईआर हायर 1 लाख था। आरईआर हायर होगा, वैकेंसी था नहीं, तो आरईआर जेबी हो जाएगा। जेबी करके म्युनिसिपल टैक्स पेड मैंने 6,000 माइनस किया, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 माइनस किया, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस किया 20,000,
28,200 और VCR 48,200 माइनस हो जाएगा NAV से, लेस लिखा हुआ है 45,800 आंसर आ जाएगा। 45,800 आंसर आया यूनिट 2 का, यूनिट 1 का माइनस VCR माइनस करिए 25,800। तो आशा करता हूँ आप लोग पॉज करके कॉपी कर लिए होंगे, है ना। चलिए, तो मैंने आप लोग को 25, 26 और 29 बना के दिखा दिया, है ना। 27 नंबर आपका होमवर्क रहेगा, है ना। 27 नंबर होमवर्क रहेगा और एक कम से कम 30 भी होमवर्क है। 30 मैंने पूरा समझाया था पार्ट 1 में कि अगर आपका पुराना भाड़ा बाकी है या पुराना भाड़ा कोई टेनेंट लेके भाग गया, नहीं दिया, तो अगर टेनेंट 2 साल पहले 3 साल पहले कोई पैसा नहीं देता, भाग जाता है, बिना भाड़ा दिए भाग गया, ऐसे भी होते हैं, तो उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट, नहीं मिला, पुराना भाड़ा नहीं मिला और अभी वो बेचारा टेनेंट आके दे दिया, तो उसको बोलते हैं रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। पुराना भाड़ा जो नहीं मिलने वाला था वो मिल जाए तो रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, या पुराना कोई भाड़ा बाकी हो, 2 साल से बाकी चल रहा है, 4 साल से बाकी चल रहा है, वो रिकवर हो जाए तो उसको बोलते हैं रिकवरी ऑफ एरिया रेंट। तो रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट बोलो चाहे रिकवरी ऑफ एरिया रेंट बोलो, है तो पुराना भाड़ा ना, पुराना भाड़ा मिलने वाला था वो मिला, या पुराना भाड़ा नहीं मिलने वाला था वो अभी मिल गया। तो पुराना मतलब क्या, पिछले साल को छोड़कर 19-20 को छोड़कर, 19-20 करूँ तो 19-20 जैसा सा फॉलो हो रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी चल रहा है 20-21 असेसमेंट ईयर, 20-21 चल रहा है, हम लोग प्रीवियस ईयर 19-20 का पढ़ रहे हैं। तो 19-20 का जैसे रूल आप पढ़े हैं वैसे ही सॉल्व होगा। 19-20 के पहले मतलब 1 अप्रैल 19 के पहले का कोई भाड़ा है जो बाकी था या अनरियलाइज हो गया था और वो रिकवर हो रहा है, तो रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट बोलकर जितना भाड़ा आपको मिला है वो भाड़ा रिसीव्ड माइनस 30% छूट मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A के तहत। जितना भाड़ा मिला है उसमें से 30% माइनस करके रिमेनिंग टैक्सेबल हो जाएगा। तो या तो आप 30% माइनस करके दिखाइए या सीधा भाड़ा जो रिसीव हुआ उसका 70% ही इनकम में लिखिए, है ना, उस पर आपको टैक्स लगेगा, 70% पे ही टैक्स लगेगा। गॉट इट, याद रखिएगा एकदम। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट या रिकवरी ऑफ एरिया रेंट कभी भी 1 अप्रैल 2019 के पहले, क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर चलता है 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक, 1 अप्रैल 19 से लेकर 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का जो असेसमेंट प्रीवियस ईयर है उस प्रीवियस ईयर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और 1 अप्रैल 2019 के पहले का कोई भाड़ा जो एरियर था, मैंने बाकी था या अनरियलाइज हो गया था, 1 अप्रैल के पहले का भाड़ा, 1 अप्रैल 2019 के पहले का मतलब 2018, 19, 17, 18, 15, 16 का भाड़ा कोई था, वो अनरियलाइज या एरियर था जो मेरे को अभी रिकवर हुआ और वो रिकवर होगा, तो वो सारा सब बनाने के बाद नीचे रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट या रिकवरी ऑफ एरिया रेंट बोलकर उसमें से 30% का छूट देकर रिमेनिंग टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में। गॉट द पॉइंट, समझ में आया? गॉट इट। तो सारा सम आपको खुद से बनाना है। 27 नंबर भी ट्राई करिएगा अगर आपका बुक हो तो, नहीं तो मैं पार्ट 3 के वीडियो में आपको 27 नंबर क्वेश्चन दे दूंगा और पार्ट 3 के वीडियो बहुत सारा और क्वेश्चन दूंगा, बहुत सारा क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना है। गॉट इट, श्योर है ना। वो क्वेश्चन को ट्राई करिए, है ना। उसका मैं सॉल्यूशंस भी होगा तो फोटो मतलब वीडियो करूँगा तो क्वेश्चन सॉल्यूशन दोनों कर दूंगा, जिससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा, हिंट मिलेगा, क्योंकि बहुत मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो था आपके इस चैप्टर का जो टॉपिक था मैक्सिमम खत्म हो गया है। तो अब ये उसमें जो डाउट्स आएंगे उसको मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। तो चलो टाटा बाय बाय, सी यू, शब्बा खैर। पार्ट 3 के वीडियो को वेट करिए। पार्ट 3 के वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन दूंगा जो क्वेश्चन आपको घर में बैठ के बनाने हैं, ठीक है ना। सी यू।